हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैपिटल गेन का फर्स्ट वीडियो। इसमें सबसे पहले कवर करेंगे सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन का पार्ट। उसके बाद देखेंगे कैपिटल एसेट की मीनिंग और इसके एक्सेप्शन का पार्ट। अब देखिए यहाँ बोल रहा है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कि ऐसी कैपिटल एसेट जो पिछले साल के दौरान ट्रांसफर की गई है जिस पे प्रॉफिट या गेन का पार्ट अराइज हुआ है, तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है, यानी उसके अकॉर्डिंग चार्जेबल होता है और वैसे ही टैक्स कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, यहाँ पे जोड़ देना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो नॉर्मल इसकी चार कंडीशन आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर मीनिंग के थ्रू कि कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। सबसे पहले देयर शुड बी ए कैपिटल असेट्स। अब देखिए कैपिटल एसेट की मीनिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दे रखी है और इसके कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं कि आपको लग तो रहा होगा कि कैपिटल एसेट है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन में बता रखा है कि वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगी और कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगी। वो किसी और कैटेगरी में जा सकती है या क्या पता एग्जेम्पशन का पार्ट भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब उस पर जो भी गेन हो रहा है जरूरी नहीं कि उस पर टैक्स का पार्ट आपका लगे, ऐसे भी हो सकता है। फिर देखिए दूसरी कंडीशन कि एसेट जो भी हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसफर होनी चाहिए। अब देखिए ट्रांसफर की जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में दे रखी है। तो ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल, इसमें एक्सचेंज का पार्ट भी आ जाता है, इसमें एक्सटिंग्विशमेंट का पार्ट भी आ जाता है जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं अधिकारों का समाप्त होना। वैसे रेलिंक्विशमेंट का पार्ट भी आता है जिसे हम बोल सकते हैं कि एसेट्स को आप क्या कर रहे हो, त्याग रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो वो पार्ट भी आता है। इसी तरीके से कंपलसरी एक्वायर कर दिया किसी लॉ के अकॉर्डिंग, वो भी आ गया। एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, वो भी आ गया। एसेट पे कब्जा दे दिया। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पार्ट आ जाते हैं जो कि ट्रांसफर में आते हैं और कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट भी आते हैं जो आपको ट्रांसफर लग तो रहे हैं लेकिन होंगे नहीं, यानी एक्सेप्शन के पार्ट भी आते हैं। तो वो कवर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ये तो हो गई अपनी कितनी दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो ये ट्रांसफर हुआ है वो पिछले साल के दौरान होना चाहिए, ये भी तीसरा पार्ट। और कभी कभी इसके भी एक्सेप्शन आ जाते हैं कि पिछले साल के दौरान ट्रांसफर नहीं हुआ, पहले ट्रांसफर हो गया, यानी जैसे 2017-18 में आपको ट्रांसफर हो गया लेकिन जो उसका अमाउंट है वो आपको 1920 में मिला है और वो 1920 में टैक्सेबल होगा, ना कि 17-18 में। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में वो आ रही थी। जैसे रोड का प्रोजेक्ट बनाना है, यानी रोड बनाना है गवर्नमेंट को, तो उसके बीच में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, तो आपको क्या कर दिया, कंपनसेट दे दिया, कंपनसेशन दे दिया और बोल दिया रवाना हो। कहने का मतलब बोल दिया कि अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दो। तो आपको जो भी अमाउंट मिला है, जब अमाउंट मिला है तब वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के फॉर्म में। ऐसे भी हो गया। तो कुछ केसेस में एक्सेप्शन आती रहती है, ये पार्ट आ गया। चौथी कंडीशन बोल रहा है कि उस ट्रांसफर से प्रॉफिट या गेन अराइज होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन क्या है कि जो भी कैपिटल गेन है वो सेक्शन 54 की सीरीज से एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर एग्जेम्प्ट हो गया और उसके बाद कुछ अमाउंट बच रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ अमाउंट ही नहीं बच रहा है यानी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उस पर टैक्स का पार्ट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 54 की सीरीज से रिलेटेड आपका पार्ट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आ गया तो जनरली क्या होता है पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है, ऐसा आ जाएगा। देखो देखो जैसे क्या है, सेक्शन 54 आएगा, 54B आएगा, 54D आएगा, 54F आएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 54EC आएगा, 54G आएगा, 54GA आएगा, 54GB आएगा। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन आते हैं, तो वो कवर करेंगे कब, एक पर्टिकुलर अलग से इसकी डेडिकेटेड वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू चार्ज एनी इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन। ये पांचों मैंने बता दिए अभी, जैसे बोले कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए, एसएससी के दौरान ट्रांसफर होना चाहिए, पिछले साल के दौरान ट्रांसफर होना चाहिए, उस पर प्रॉफिट या गेन अराइज होना चाहिए ट्रांसफर पे, और पांचवा कि 54 सीरीज के अंतर्गत इसको एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और कैपिटल गेन आपको अराइज हो जाता है तो वो आपकी पिछले साल की डीम्ड इनकम माना जाएगा जिस साल ट्रांसफ़र हुआ है, और उस अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या बोल रहा है, कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा जब आपको कंसीडरेशन मिला है, ना कि उस प्रीवियस ईयर में कि जब ट्रांसफ़र हुआ है। यानी जिस ईयर में आपको कंसीडरेशन मिला है उस ईयर में टैक्सेबल होगा, ना कि जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन होगा वो हम क्या करेंगे, बाद में कवर करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको इंडेक्सेशन इसका पार्ट पूरा कवर करा दूंगा उसके बाद इसका एग्जाम्पल आपको कवर करवा पाऊंगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल कनेक्टेड विद द असेसिस बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। इसका मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, यानी एक तरीके से बोलते हैं चाहे वो फिक्स हो, जैसे हम लैंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लैंड की, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या बिजनेस या प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस या प्रोफेशन की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर एक असेसी ने, यानी एक बिजनेस या प्रोफेशन में कोई पर्सन है, उसने अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी, उससे जो भी उसको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो किस में चार्ज होगा, कैपिटल गेन में, क्योंकि वो कैपिटल एसेट में आता है। लेकिन अगर उसका काम ही ये होता बेचने का,
ठीक है। जैसे सपोज करो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो वो किस में आएगा, वो उसकी स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे जब हम एक्सेप्शन में देखेंगे तो स्टॉक को कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है। जैसे सपोज करो कि हम मूवेबल एसेट की बात कर रहे हैं, आप एक बिजनेस में हो, आप एक एसएससी हो, आपके पास क्या पड़ा है, प्रिंटर पड़ा है। आपने प्रिंटर को बेचा तो उससे जो भी फायदा हुआ तो वो किस में आएगा, कैपिटल गेन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मूवेबल इमूवेबल, तो मैंने मूवेबल का एग्जांपल बताया और बोला कि चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, ये बोल दिया मैंने। ठीक है। तो मैंने एक मशीनरी बोल दी, बिजनेस के पास है, उन्होंने बेच दी, उससे जो भी फायदा हुआ वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। लेकिन अगर काम ही आपका ये होता कि प्रिंटर खरीदने बेचने का, फर्नीचर खरीदने बेचने का, मशीनरी खरीदने बेचने का, तो वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हो जाता, तो वो एक्सेप्शन के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। अब देखिए मैं नॉर्मल पर्सन जैसे हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसका एग्जांपल मैंने आपको नहीं दिया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही एक्सेप्शन बताऊंगा उसके बाद मैं एग्जांपल आपको बहुत सारे दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपका हो गया कि कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। नॉर्मल एग्जांपल सोचिए कि एक नॉर्मल पर्सन है जैसे मेरे जैसा, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसको मैंने बेच दिया, तो उससे जो भी फायदा होगा वो कैपिटल गेन में आएगा, याद रखना। यानी कैपिटल एसेट के फॉर्म में होगा और कैपिटल गेन में आएगा। बी, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा कोई भी सिक्योरिटी जो हेल्ड करके रखी हुई है, जो कि सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट की गई है, याद रखना। ठीक है। जो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट की गई है, किसने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी को हेल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए चाहे वो स्टॉक एंड ट्रेड के फॉर्म में हो चाहे नहीं हो, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। कह रहा है ऑलवेज कैपिटल एसेट इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, चाहे उस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसको स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हेल्ड करके रखा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होगा, लेकिन देखिए जब स्पेसिफिक पार्ट बोल दे तो वो क्या होगा, कैपिटल एसेट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे यही थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको वो संभल के चलना पड़ता है, संभल के प्रोविजन पढ़ने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिक्योरिटी ये FII होल्ड करके बैठा है जो कि सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, तो चाहे वो स्टॉक का पार्ट हो चाहे नहीं हो, तब भी वो हमेशा कैपिटल एसेट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ। सी पॉइंट, एनी राइट्स इन द इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल। तो देखिए ये नॉर्मल ऐसे भी बोल रहा है कि आपके पास शेयर है 25% जो भी आपने बेच दिए, तो जो भी आपको फ़ायदा हुआ वो किस में आ जाएगा, कैपिटल गेन के पार्ट में आ जाएगा। लेकिन आपके पास मैनेजमेंट राइट भी है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी, अभी देखो ये इंडियन कंपनी की बात कर रहा है, पर नॉर्मल मैं तो वैसे भी बोल सकता हूँ कि इंटेंजिबल एसेट होती है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये हो गया। शेयर को परचेज करने का आपका राइट है, तो आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो जनरली क्या हो गया, कैपिटल गेन के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में माना जाता है। तो जैसे मैंने गुडविल बोल दिया, पेटेंट बोल दिया, ट्रेडमार्क बोल दिया, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट आएंगे। लेकिन देखिए थोड़ा सा केस अलग होता है गुडविल के केस में, तो वो तो बाद में बताऊँगा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसमें तो नॉर्मल आपको पता है कि जैसे ट्रांसफ़र होता है तो कैपिटल से ट्रांसफ़र हुई है तो कैपिटल गेन हो जाता है। ठीक। वैसे आपने कोई मैनेजमेंट राइट या कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया किसी और पर्सन को, तो उससे कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो कैपिटल गेन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। जिस साल ट्रांसफ़र हुआ है उस साल वो क्या हो जाएगा, आपकी टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन के फॉर्म में। एक्सेप्शन में बोल रखा है फॉलोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट। अब देखिए सबसे पहले वही स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो मैंने क्या बोला, आपका फर्नीचर को खरीदने बेचने का काम है। ठीक है। आपका कोई भी मशीनरी को खरीदने बेचने का काम है, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का काम है, तो वो किस में आएगा, स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। तो आपको पता है कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड पार्ट में आएगा, न कि कैपिटल गेन वाले पार्ट में आएगा। इसलिए कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में। लेकिन अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, चाहे वो कैसे भी करे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, यानी खरीद के बेचने का काम करता है, मतलब एक तरीके से उसका ये बिजनेस हो गया, तो उस केस में भी ये कैपिटल एसेट में आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में होते हुए भी, ये बोल रहा है। तो एक्सेप्ट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs SSIT, सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल बी कैपिटल एसेट इवन इफ दे आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो चाहे स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में भी रखी हो, वो क्या कही जाएगी, कैपिटल एसेट कही जाएगी। अब देखिए ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट, पर्सनल इफेक्ट। आप देखोगे हम बिजनेस या प्रोफेशन के किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम असेसी बोल रहे हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, यानी घर पे क्या कर रहा है, बहुत चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो भी यूज़ कर रहा है वो पर्सनल यूज के लिए है और मूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी है, मूवेबल। इसका मतलब क्या हो गया, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी या बिल्डिंग को बेचोगे तो उस पर कैपिटल एसेट का पार्ट आएगा, यानी कैपिटल एसेट वो कहलाएगी और कैपिटल गेन का पार्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो पर्सनल यूज के लिए रखी हुई होनी चाहिए। पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सनल यूज ऑफ द असेसी और फॉर एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग। देखिए अब एक्सेप्शन के साथ एक्सेप्शन आ गई। अब देखिए मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ आपको।
कि जैसे मान के चलिए मेरे पास टीवी थी, अब मैंने 4-5 साल यूज़ करी उसको, उसके बाद उसको बेच दिया, ठीक है, अब उस पर फ़ायदा हो गया, तो वो कैपिटल गेन में थोड़ी आएगा, वो तो पर्सनल इफेक्ट हो गया, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो टीवी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है और पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे देखो मैंने टीवी का एग्जांपल दिया, तो वैसे किसका हो सकता है, कार का, अलमारी हो सकती है, घड़ी, वॉचेस, ठीक है, और बेड हो गया यानी पलंग हो गया, ठीक है, डाइनिंग टेबल हो गई, ड्रेसिंग टेबल बोल सकते हो, डाइनिंग टेबल बोल सकते हो। इसके अलावा कुकिंग रेंज के जो भी इक्विपमेंट हो गए, आप बोल सकते हो जो भी बर्तन ही हो गए रसोई के, सोफ़ा सेट हो गया, जो भी फर्नीचर सेट हो गया घर का, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में और पर्सनल यूज में आ रहा है। तो उस केस में अगर बेचेंगे तो क्या होगा, वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं कहलाएगा, कैपिटल गेन का पार्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम देखिए किसका पार्ट देख रहे हैं, एक्सेप्शन का पार्ट देख रहे हैं। आप देखिए हम एक्सेप्शन का पार्ट देख रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग, इसका मतलब जो आपको ये नीचे दिख रहे हैं ये सारे कैपिटल गेन के पार्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन पे जनरली बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब इनकम टैक्स की नज़रों में वो आ गया कि ज्वेलरी, देखिए क्या होता है कि जब भी आप बेचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू हम क्या बोलते हैं, बढ़ती जाती है। लोग क्या करते हैं, 5-10 साल पहले जो गोल्ड खरीदा हुआ या ज्वेलरी खरीदी हुई है उसको बाद में बेचते हैं, तो उन्हें फ़ायदा ही होता है। क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो इनकम टैक्स चाहता है कि आपसे सब कुछ निकाल लिया जाए, कहने का मतलब आपसे टैक्स लिया जाए। तो इन चीज़ों पे क्या कर दिया गया, कैपिटल असेट के फॉर्म में इन्हें मान लिया गया, और इसको, इस पे जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल गेन के फॉर्म में चार्ज कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये जितने भी चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तब भी वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं कि देखिए प्राचीन कोई भी पुरानी वस्तु का आप संग्रह करते हो, जैसे लोग क्या करते हैं, पुराने नोट इकट्ठे करते हैं, पुराने कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, स्टाम्प्स इकट्ठे करते हैं, तो उनका संग्रह किया। अब जब किसी को बेचेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो बहुत महंगी बिकती है। तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, उनकी नज़रें थी कि भाई इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, इसको कैपिटल एसेट है। चाहे पर्सनल यूज के लिए भी हो रही है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल गेन के फॉर्म में टैक्सेबल करेंगे। ड्राइंग्स हो गई, पेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ हो गई, नॉर्मल आपको पता है। ड्राइंग तो मतलब क्या होता है, चित्रकारी, वही। पेंटिंग हो गई आपकी, वो भी इसमें आ गई। स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ आ गई। एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो वो कैपिटल एसेट है इवन इफ हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो मैंने आपको टीवी, घड़ी, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, रसोई के बर्तन, कुकिंग रेंज के सामान, सोफा सेट ये बताए, तो वो तो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि उस पर फ़ायदा भी नहीं होगा। आपको पता है कि टीवी आपने 4-5 साल यूज़ करी तो जनरली वो कम में बिकेगी, क्योंकि टीवी अभी मैंने खरीदी 20 की, 4-5 साल यूज़ कर ली, तो ये थोड़ी वो 25 में बिक जाएगी, वो तो जनरली कम में ही बिकेगी, मुझे पता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो ज़्यादा में बिकेगी, नॉर्मली ये तो ज़्यादा में ही बिकेगी। तो इस केस में इसको कैपिटल एसेट बोल दिया, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें तुम यूज़ करते हो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी गई। इसका मतलब ये। अब देखिए टैक्स पॉइंट, यहाँ पे ये बोल रहा है an immovable property and aforesaid asset held for personal use are not personal effect and hence are capital assets। कौन सी बात कर रहा है, एक तो बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इसका मतलब चाहे पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, बेच दिया, तो उस पर कैपिटल गेन का पार्ट आएगा। इसी तरीके से ये वाले पार्ट पे भी कैपिटल गेन का पार्ट आएगा, ठीक है, इसलिए वो कैपिटल एसेट का पार्ट है। एग्जाम्पल है हाउस प्रॉपर्टी इवन दो यूज फॉर पर्सनल पर्पज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट एंड शैल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो उसको बेचोगे तो जो भी आपको फ़ायदा हो गया वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा ही होगा। सिक्योरिटीज़ आर नॉट पर्सनल इफेक्ट, अच्छी बात है। पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड्स वियरिंग अपैरल, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर यूज बाय द असेसी फॉर पर्सनल पर्पज। मैंने आपको इसके अलावा और भी एग्जांपल बताया कि फर्नीचर में तो देखिए सारे आ गए, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, जैसे मैंने बताया घर पे यूज़ होते हैं। कार आ गई, मोटर कार आ गई, स्कूटर आ गया, सारा पार्ट आ गया, साइकिल आ गए, वेयरिंग अपैरल आ गए, वॉचेज़ आ गई जो आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल आ गया जो आप यूज़ कर रहे हो, तो वो पर्सनल इफेक्ट में ही आएगा। इंटेंजिबल एसेट डज नॉट हैव पर्सनल इफेक्ट, ये बोल रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स का पर्सनल इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अगर आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उस पर कैपिटल गेन का पार्ट आता ही आता है। स्पेशल पॉइंट में बोल रहा है कि ज्वेलरी का मतलब क्या है। अब देखिए जैसे मैंने क्या बोला कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया कि मैं कपड़े क्लोथ पहन रहा हूँ, तो वियरिंग अपैरल क्या है, पर्सनल इफेक्ट में आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैपिटल असेट के फॉर्म में नहीं आ रहा, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सनल यूज के लिए ली गई है। लेकिन उन कपड़ों पे मैंने क्या कर दिया, सोने चांदी के जैसे बटन लगा दिए कोई, या मैं बोल सकता हूँ कि कोई मैंने उसमें ना प्रीशियस स्टोन लगा दिया, जो कीमती पत्थर लगा दिया, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई हीरा, ये सब कुछ लगवा दिया उस पर कपड़ों पे, तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो गया, और उसको जब बेचूंगा तो उस पर जो भी फ़ायदा होगा वो कैपिटल गेन के फॉर्म में होगा। तो कपड़ा मैंने बोला सिर्फ जो मैं नॉर्मल क्लोथ्स पहनता हूँ, टी शर्ट या शर्ट पहनता हूँ, अगर उसको बेचता हूँ तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें ज्वेलरी ये लगी हुई है, सोना चांदी ये सब कुछ लगा हुआ है, कीमती हीरे लगे हुए हैं, नीलम पत्थर जो भी है सब कुछ लगा हुआ है, और उसको बेचता हूँ और ज़्यादा में बिकता है, तो वो किसका पार्ट आएगा,
कैपिटल गेन के फॉर्म में आएगा, यानी वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और अदर प्रीशियस मेटल। तो इसमें यही बोला ना, सोना, चांदी, प्लेटिनम या कोई भी मूल्यवान धातु से बने हुए आभूषण। ऑर्नामेंट मतलब क्या हो गया, आभूषण, ये हो गया जो पहनते हैं नॉर्मल, क्या करते हैं गर्ल्स या लेडीज़ जो पहनती है, ऑर्नामेंट्स हो गया। अपन तो ज़्यादा पहनते ही नहीं है। वेदर और नॉट कंटेनिंग प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, यहाँ पे बोलते हैं कि मूल्यवान जो भी क्या है पत्थर या सेमी, अब सेमी का तो मतलब क्या होता है हाफ, अर्ध मूल्यवान पत्थर। वेदर और नॉट कंटेनिंग, चाहे उसमें मूल्यवान मतलब हीरे, नीलम जो भी बोलते हैं ना, डायमंड, डायमंड जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, नीलम जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, इसी तरीके से बहुत सारे पत्थर आते हैं जो प्रीशियस या सेमी प्रीशियस होते हैं। एंड वेदर और नॉट वर्कड और स्यून इनटू वियरिंग अपैरल, तो जो पहनने के कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उस पर चाहे वो लगे हुए हो चाहे नहीं लगे हुए हो, ठीक है। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, वही बोल दिया। वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल, एंड वेदर और नॉट वर्क और स्यून इनटू वियरिंग अपैरल। तो इसमें तो यही बोलेगा ना, मूल्यवान या अर्ध मूल्यवान पत्थर, चाहे वो किसी फर्नीचर के साथ, बर्तन के साथ या किसी भी आर्टिकल, किसी भी वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। जुड़ने के साथ बेच रहे हो तब भी वो कैपिटल गेन में आएंगे, कैपिटल सेट के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ज्वेलरी में आ जाएंगे वो, ठीक है। और नहीं जुड़े हुए और सिंगल ऐसे ही बेच रहे हो डायमंड ये, तब भी वो ज्वेलरी के केस में ही आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लूज डायमंड शैल बी ट्रीटेड एज ज्वेलरी। वैसे देखिए यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि वो कपड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तब भी वो पर्टिकुलर स्टोन जो भी हैं, अगर वो कपड़ों के साथ लगे हुए हैं तो कपड़े भी क्या हो जाएंगे, कैपिटल एसेट के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि वो कपड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं भी जुड़े हुए तो अगर वो आप ऐसे ही बेच रहे हो इंडिविजुअली, तब भी वो क्या होगा, कैपिटल एसेट में आएगा। पर याद रखना, आपका बेचने का काम नहीं है। अगर आपका बेचने का काम होता है, सीधी सी बात है, जैसे ज्वेलर क्या करता है, ज्वेलरी को खरीदता बेचता है, तो इसका मतलब क्या है, यानी जो भी गोल्ड ज्वेलरी है या जो भी सिल्वर ज्वेलरी हो गई या जो भी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन से रिलेटेड ज्वेलरीज हो गई, उसको खरीदने बेचने का काम करता है, तो उसके बिजनेस और प्रोफेशन में आता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो पार्ट नॉर्मल बेच रहे हैं कहने का मतलब हमारे पास घर पे पड़ी हुई है और हमने बेच दिया, तो ये पर्सनल यूज के लिए ही बात कर रहा है नॉर्मल, ठीक है। एग्जाम्पल, लूज डायमंड शैल बी ट्रीटेड एज ज्वेलरी, ये भी हो गया। नोट, अब देखिए क्या बोल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड बार यूज फॉर पूजा ऑफ डाइटीज as a matter of pride or for ornament purpose are not intended for personal use, will not be treated as personal effects and therefore are capital effect। तो देखिए इसमें जनरली यही बोल रहा है कि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जो भी गोल्ड सिल्वर कॉइन का या बार्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कि आप एक तरीके से अपने गर्व का विषय बताते हो, तो वो आपके पर्सनल इफेक्ट के फॉर्म में नहीं होंगे और वो कैपिटल इफेक्ट के फॉर्म में है। तो इसका मतलब इस पर कैपिटल गेन का पार्ट आएगा। कह रहा है और फॉर ऑर्नामेंट पर्पज आर नॉट इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, विल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट एंड देयरफॉर आर कैपिटल इफेक्ट। महाराजा राणा हेमंत सिंह जी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1976 103 ITR 61 सुप्रीम कोर्ट, ये बोल दिया, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट, एनी इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड हैंड शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर एनी हेड। ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो मैंने वॉचेस की बात करी, टीवी की बात करी, जो भी मैं बेच रहा हूँ, तो वो कैपिटल गेन के फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट के नेचर में है, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट की बात कर रहा है। अब देखिए एक्सेप्शन से रिलेटेड अंदर एक्सेप्शन में मत जाना, क्योंकि ये तो टैक्सेबल है, याद रखना। ये जो पर्टिकुलर लाइन दे रखी है वो इस लाइन के लिए दे रखी है कि जो भी टीवी, वॉचेस की बात कर रहा है, अलमारी की बात कर रहा है, पलंग, या मैंने आपको रसोई के बर्तन बताए, सोफ़ा सेट बताया, यानी जो भी फर्नीचर की बात कर रहा है उनकी बात कर रहा है कि अगर वो बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन में नहीं आते, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट की तरह है। लेकिन ये तो कैपिटल गेन में आते हैं क्योंकि इनको स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट बोल दिया गया है। तो जब प्रोविजन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये एक्सक्लूड होंगे, इसका मतलब ये कैपिटल एसेट के पार्ट होंगे। जबकि ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोल रखा है, ये वाली लाइन, कि जो आपकी वो कैपिटल एसेट मानी जा रही है क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट के लिए, टीवी, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, जो भी घर के लिए यूज़ कर रहे हो एक तरीके से, तो आपको पता है कि उसको आप बेच रहे हो तो उससे कैपिटल गेन नहीं हो रहा, वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में और किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये बोल रहा है। अब देखिए थर्ड, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। जब मैंने एग्रीकल्चर इनकम का वार्ड बताया था उसमें प्रॉपर ये बता दिया था, फिर भी यहाँ पे कवर किया है तो एक बार ये देख लेंगे। ये बोल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि एक्सेप्ट द फॉलोइंग का मतलब अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नहीं कहलाएगी, एक तरीके से रूरल लैंड नहीं कहलाएगी, और वो कौन सी कहलाएगी, अर्बन लैंड कहलाएगी। और जैसे ही वो अर्बन लैंड हो गई तो उसको ट्रांसफ़र करने पर जो भी फ़ायदा हो रहा है वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नॉर्मल ये सोचना है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है और रूरल से रिलेटेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, और एक्सेप्ट द फॉलोइंग का मतलब ये जनरली इस एरिया में अगर है
तो ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहला रही है और इसको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन होता है। एक्सेप्ट द फॉलोइंग का मतलब है कि ये एक तरीके से कैपिटल एसेट में आ रही है। तो कौन कौन सी आ रही है देखिए, लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपलिटी मतलब नगर पालिका जैसे आप बोलते हो, ठीक है, वेदर नॉन एज म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी और बाय एनी अदर नेम। तो ये बोल रहा है कि नगर पालिका जो ये इनमें से किसी भी नाम से इनको बुलाया जाए, तो उनकी लिमिट में अगर आपका लैंड सिचुएटेड है, या कंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी में, जो छावनी की ज्यूरिडिक्शन दे रखी है, यानी छावनी की जो भी क्या दे रखी है, सीमा दे रखी है, उसके अंदर आपका लैंड सिचुएटेड है, और पॉपुलेशन जो दे रखी है हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, अगर 10,000 या इससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर छावनी की या उस पर्टिकुलर नगर पालिका के क्षेत्र की, देखिए नगर पालिका के क्षेत्र की बात कर रहा है या छावनी बोर्ड के क्षेत्र की बात कर रहा है, उसके अंदर अगर आपका लैंड सिचुएटेड है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगा। और उसको जैसे अगर आप क्या करोगे, किसी और को सेल करोगे, तो उस पर एक कैपिटल गेन का पार्ट अराइज होगा। इसका मतलब ये, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेशन 9,000 है, अगर पॉपुलेशन क्या है 9,000 है, तो वो 10,000 से कम है, कह रहे हैं ना 10,000 या उससे ज़्यादा हो, तो 10,000 से कम है, तो इसका मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल टाइप की कहलाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है 9,000 ही है। जबकि आप देखते हो कि नगर पालिका क्षेत्र या छावनी जो भी होता है क्षेत्र, उसमें पॉपुलेशन 10,000 है उससे ज़्यादा ही होती है नॉर्मली। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन अब क्या है अपने इंडिया में 10,000 उससे ज़्यादा तो होगी ही होगी, तो इसका मतलब नॉर्मली प्रैक्टिकली वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही कहलाएगा। अब एग्जाम्पल में तो कुछ भी बना सकते हो कि यार पॉपुलेशन कितनी है 9,000 है, जो कि म्यूनसिपलिटी की लिमिट के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब वो अर्बन नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन 10,000 उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर देखिए बोल रहा है इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। तो देखिए यहाँ पे तो दे रखा है पॉपुलेशन का पार्ट, पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड, यानी जो भी नगर पालिका या छावनी की बात कर रहे हो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 10,000 मतलब 10,001, मोर देन 10,000 का मतलब ये हो गया 10,001 या उससे ज़्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख मतलब 1 लाख तक। तो 10,000 एक या उससे ज़्यादा लेकिन 1 लाख तक। मोर देन 1 लाख 1 लाख 1 या उससे ज़्यादा बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख 10 लाख तक। मोर देन 10 लाख ऐसे दे रखा है। अब देखिए बोल रहा है एरिया विद इन द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ सच म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड इज़ नॉन रूरल एरिया, तो वो क्या कहलाएगा, अर्बन एरिया कहलाएगा। अप टू 2 किलोमीटर बोल रहा है, तो देखिए ये बोल रहा है कि एक तरीके से मान के चलिए कि ये म्यूनसिपलिटी का पार्ट है या कंटोनमेंट बोर्ड का पार्ट है, ये बोल रहा है। इसकी लिमिट ये है, ये बोल रहा है कि इस लिमिट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है तो अर्बन कहला रहा है, 10,000 या उससे ज़्यादा है। अब इसी तरीके से बोल रहा है कि जो पर्टिकुलरली लिमिट दे रखी है ये उसका एरिया दे रखा है, इसके बाद जो बाहर है वो 2 किलोमीटर तक का अंदर का पार्ट दे रखा है, अप टू 2 किलोमीटर, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो 10,000 एक या उससे ज़्यादा लेकिन 1 लाख तक बोल रहा है। फिर देखिए जैसे यही पार्ट खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर चलो आप इसमें नहीं आ रहे, आपकी पॉपुलेशन जिस एरिया में आप आ रहे हो पॉपुलेशन है कितनी 1,50,000, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, यानी 10 लाख तक के अंदर आ रही है, ठीक है। तो आपका एरिया और कवर कर दिया अप टू 6 किलोमीटर, मतलब जो ये लिमिट है उससे लेकर ये बोल रहा है कि 6 किलोमीटर तक का पार्ट आ गया। तो जीरो से, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो हम म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उसकी जो लिमिट है मान के चलिए जीरो, तो जीरो से लेके 6 किलोमीटर तक का पार्ट आ गया, अप टू 6 किलोमीटर। अब देखिए आप जानबूझ के क्या बोल रहे हो कि मेरी तो जो पॉपुलेशन है वो 11 लाख से ज़्यादा है और मैं 6 किलोमीटर के अंदर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, अप टू 8 किलोमीटर बोल दिया, मतलब जीरो से लेके 8 किलोमीटर ऐसे बोल दिया। तो आप किस में आ गए, अर्बन में आ गए। अर्बन में आ गए तो जैसे ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल गेन का पार्ट होगा, मतलब कहीं पे भी आपको नहीं छोड़ा गया है। जैसे देखिए यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैंने बना लिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए बोल रहा है म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड ये है, ये लोकल लिमिट दे रखी है। तो देखो जैसे मैंने अभी सर्कल बनाया था और क्या बोला था कि ये लोकल लिमिट ये है, जो ये सर्किल दे रखा है, तो वैसे मान के चलिए कि ये पूरा क्या दे रखा है, लोकल लिमिट है, तो यहाँ तक की लोकल लिमिट आपको दे रखी है, ठीक। बोल रहा है पॉपुलेशन अप टू 10,000, अप टू 10,000 मत बोलना, एक तरीके से बोलना 10,000 से कम है, बोला ना पॉपुलेशन अप टू 10,000। तो एग्रो लैंड नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, क्योंकि उसको रूरल लैंड माना गया। क्या माना गया, रूरल। अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो उसको रूरल लैंड माना गया, लेकिन 10,000 उससे ज़्यादा हो जाती है लोकल लिमिट में ही, तो उसको क्या माने जाएंगे, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा, यानी उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब देखिए लोकल लिमिट यहाँ पे है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर 2 किलोमीटर तक जो पॉपुलेशन है वो 10,000 एक या उससे ज़्यादा है और 1 लाख तक है,
तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको रूरल नहीं माना जाएगा, उसको अर्बन माना जाएगा और कैपिटल एसेट माना जाएगा। वैसे अगर पॉपुलेशन चलो ज़्यादा में आ गई तो उस केस में क्या बोल दिया, अप टू 6 किलोमीटर बोल दिया, तब भी वो कैपिटल एसेट है। चलो पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई तो अप टू 8 किलोमीटर बोल दिया, तो वो क्या आ गई, एग्रीकल्चरल लैंड आ गई। लेकिन इससे अगर बियॉन्ड आ गया तो ये जो आएगी वो क्या आएगी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आएगी। तो अप टू 8 किलोमीटर तक ये। उसके बाद अगर मान के चलिए, जैसे देखो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर पॉपुलेशन कितनी है, 50,000 है, लेकिन वो जो आ रही है वो किस में आ रही है, 8 किलोमीटर में नहीं आ रही, वो 8 किलोमीटर के बाहर जा रही है, 9 किलोमीटर में आ रही है। तो आपको पता है पॉपुलेशन तो 50,000 है, लेकिन वो अप टू 2 में नहीं आ रही, किस में नहीं आ रही, अप टू 2 में नहीं आ रही। चलो 2 के बाहर जा रही है, किसके बाहर जा रही है, 2 के बाहर जा रही है, तब भी एक तरीके से मैं क्या बोलूँगा कि वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में नहीं आएगी, वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। क्योंकि क्राइटेरिया जो भी दे रखा है वो देखना, अप टू 2 किलोमीटर का ये पॉपुलेशन है, अप टू 6 किलोमीटर का, 0 से 6 किलोमीटर का ये है, और 0 से 8 किलोमीटर का ये है। अगर इसके बाहर जा रहा है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, वो एग्रीकल्चरल लैंड है रूरल वाली, यानी उस पर टैक्स का पार्ट नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगी। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर ट्रांसफ़र करोगे तो वह एग्जम्प्ट होती है, बस ये याद रख लेना। अब देखिए गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा है, तो गोल्ड बॉन्ड में क्या बोल रहे हैं, पर इससे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट पे तो रह गए, ये भी तो देख लेते हैं। हाँ, ये नोट्स में दे रखे हैं, देखिए क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी कंसीडर्ड। तो ये बोल रहा है कि पिछले साल के जो फर्स्ट डे है, जैसे हम 1920 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 19 को जो भी फिगर पब्लिश हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। और आपको पता है कि पॉपुलेशन जो भी होगी पिछली जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग हर साल जो भी 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 21 जो भी रेलिवेंट फिगर पब्लिश होते हैं उसके बेसिस पे पॉपुलेशन कंसीडर की जाएगी। फिर बोल रहा है इफ़ सच लैंड इज़ नॉट एग्रीकल्चरल लैंड इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन। इसका मतलब चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे रूरल कहला रही हो, चाहे अर्बन कहला रही हो, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है और अगर उसको बेचा जाता है तो वो कैपिटल एसेट ही कहलाएगी, चाहे लोकेशन कोई सी भी हो। ठीक है, याद रखना कि जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पढ़ रहे थे, बिना एग्रीकल्चरल लैंड वाले पार्ट के लिए तो क्या होगा, कैपिटल एसेट ही कहलाएगी हमेशा। इफ़ एग्रीकल्चरल लैंड इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, पता है हमें। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ऑफ लैंड, profit on sale of agricultural land in rural area shall not be treated as capital gain. Such income is in the nature of capital receipt and hence shall not be taxed under any head. जैसे हमने अभी देखा था पर्सनल इफेक्ट है कि मैंने अपनी टीवी बेच दी, मोबाइल बेच दिया, घड़ी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, तो मुझे पता है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचता हूँ तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल गेन नहीं कहलाती, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, ये पार्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे गेन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अधिलाभ मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका रेगुलर हो ही नहीं रहा। लेकिन देखिए अगर आप अकाउंटिंग के हिसाब से देखोगे तो कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स की जो प्रोविजन है वो स्पेसिफिक है, तो जैसे बोल रखा है वैसे ही हमें पढ़ने पड़ते हैं, मेन चीज़ ये होती है इसमें। अब देखिए इसमें जैसे दे रखा है 4th पॉइंट में गोल्ड बॉन्ड, अब इसको कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें क्या क्या आ गए, फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977। अब देखिए ये इशू होते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मैच्योर्ड वैसे हो चुके हैं, अब ये नए इशू होते ही नहीं है, तो इनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए देखिए इसका स्पेसिफिक पॉइंट बस यही याद रखना। लेकिन कुछ भी आ गया जैसे 6.5%, 7%, कुछ भी आ गया अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको पता रहना चाहिए कि वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ये जनरली कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अब ये तो कर दिएगा, ये मैच्योर हो गए तो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट इसको इशू भी नहीं करती, इसको भी नहीं करती, इसको भी नहीं करती। अब देखिए बोल रहा है 7% गोल्ड बॉन्ड 1980s वाले, तो मैच्योरिटी पीरियड तो कब का खत्म हो गया इसका। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, इसका भी खत्म हो गया। वैसे बोल रहा है स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट, अब ये भी कब का टाइम हो गया। नोट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द असेसी शुड बी द इनिशियल सब्सक्राइबर, जरूरी नहीं कि असेसी इनिशियल सब्सक्राइबर हो, उसने किसी और पर्सन से खरीदे हो। ठीक है, और मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिला तो वो एक तरीके से कैपिटल एसेट के फॉर्म में नहीं आएगा। और पहली बात तो इसका मैच्योरिटी पीरियड ही ओवर हो गया, मैंने बता दिया। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बोल रहा है, जैसे गोल्ड बॉन्ड बोला वैसे क्या बोला, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, तो बोला गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल असेट्स। अब देखिए आपको पता है कि 1999, तो इसको भी अराउंड अभी जैसे अभी के अकॉर्डिंग बोलो तो 21 ईयर अराउंड हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये भी मैच्योर्ड कब का हो चुका होगा। लेकिन अभी ये तो चल रहा है, ये आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक तरीके से क्या करा था, मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान क्या हुआ था, ये इशू हुआ था
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट। इसका मतलब इसको ट्रांसफ़र करोगे तो जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा। एग्जाम्प्ट या इन द सेंस हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन अफोर्सेड बॉन्ड्स और डिपॉजिट आर एग्जाम्प्ट, तो कैपिटल एसेट के फॉर्म में इन्हें ट्रीट नहीं किया जाएगा। और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्जाम्प्ट कहलाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको एग्जाम्प्टेड इनकम वाला चैप्टर कराऊंगा, तो उसमें सेक्शन 10 की बहुत सारी एग्जाम्पशन आती है, तो बीच बीच में आप देखते हो बहुत बार सेक्शन 10 का पार्ट आता है, तो वहाँ पे भी आप कवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पॉइंट आपको बताया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड, जो कि मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर है। ठीक, अब देखिए इलस्ट्रेशन में बोल रहा है डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे बोल रहा है सेल ऑफ फ्लैट बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब देखिए आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, फ्लैट्स बनाती है, उनको बेचती है, तो उसका स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगी, सिंस फ्लैट इज ए स्टॉक इन ट्रेड फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस तरीके से दे रखें, सेल ऑफ फ्लैट्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स एज एन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए किसके फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। मिस्टर एक्स कोई पर्सन है जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैंने फ्लैट खरीदा और उसको बेच दिया, तो वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है, ना कि स्टॉक इन ट्रेड से। अगर स्टॉक इन ट्रेड के पर्पज में होता तो वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाती। फिर देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडियन कंपनी हेल्ड बाय एफआईआई एज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहे सिक्योरिटीज़ को, जो भी इंडियन कंपनी की सिक्योरिटी है, उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हेल्ड करके बैठे या स्टॉक इन ट्रेड के पर्पज से हेल्ड करके बैठे, हमेशा कैपिटल एसेट ही माना जाएगा और वो कैपिटल गेन वाले पार्ट में आएगा। जब भी बेचने से जो भी फायदा होगा वो कैपिटल गेन वाले पार्ट में ही आएगा। तो ये बोल रहा है कैपिटल एसेट सिंस स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडियन कंपनी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखिए नीचे क्या बोल रखा होगा, एज स्टॉक इन ट्रेड, तो तब भी देखिए क्या बोल दिया, कैपिटल एसेट, क्योंकि स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 यानी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में उसको बोल रखा है कि वो कैपिटल एसेट होगा, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हो चाहे नहीं हो। सेल ऑफ कार बाय मिस्टर AC फॉर 10 लाख विच वाज यूज फॉर हिज बिजनेस पर्पज। अब देखिए कार की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, बिजनेस पर्पज के लिए बोल रहा है। तो देखिए आप जब भी क्या करो, कोई भी क्वेश्चन देखो तो आप उसके प्रोविजन ढंग से जो भी आपने पढ़े हैं उनको ढंग से अपने माइंड में एक तरीके से कवर कीजिए। सोचिए कि पार्ट क्या बोल रहा है, कार की बात कर रहा है तो कार क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए नहीं हो रही है, बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रही है। तो बिजनेस पर्पज़ के लिए जो भी मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, जो भी कैपिटल एसेट है, सॉरी जो भी हम बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, तो वो सारा का सारा कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। तो इसका मतलब बेचने पर जो भी फायदा हो रहा है वो कैपिटल गेन ही होगा। तो ये बोल रहा है कैपिटल एसेट यूज फॉर बिजनेस इज नॉट एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 एंड दस इट इज़ ए कैपिटल एसेट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जब आपने ऊपर प्रोविजन पढ़ी और आपने एक्सेप्शन का पार्ट कवर किया, तो एक्सेप्शन में आपने देखा पर्सनल इफेक्ट, तो उसमें मैंने क्या बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और पर्सनल यूज़ के लिए होनी चाहिए। मतलब एक असेसी अपने घर की जो भी चीज़ें क्या कर रहा है, बेच रहा है, घर की चीज़ें बेच रहा है, जिसमें टीवी, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा सेट, ये सारे आ गए, तो वो कैपिटल गेन में नहीं आता। इनको छोड़ के ये तो आता ही है। तो यहाँ पे किसकी बात थी, पर्सनल यूज की बात थी। लेकिन अगर वही चीज़ें कोई असेसी जो बिजनेसमैन है वो यूज़ कर रहा है, जैसे अगर वो फ्रिज यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, अगर वो कोई प्रिंटर यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस के लिए और उसको बेच देता है, तो वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में आता है, याद रखना, और कैपिटल गेन का पार्ट कहलाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको सोच के चलना है एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे इसलिए कैपिटल एसेट के फॉर्म में है। अब देखिए क्या बोला है, सेल ऑफ पर्सनल ज्वेल डायमंड फॉर ₹3 करोड़। तो स्पेसिफिकली बोल दिया था, यानी एक्सक्लूजन दे दिया था, आपको पता है। तो उसमें क्या बोल दिया था कि एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, मतलब ये कैपिटल एसेट के फॉर्म में ट्रीट किया ही जाएगा, जिसमें ड्राइंग था, पेंटिंग था, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का पार्ट था, ज्वेलरी का पार्ट था। ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, चाहे वो कपड़ों के साथ जुड़ी हुई हो चाहे नहीं जुड़ी हुई हो। जो आपको डायमंड की बात कर रहा है, जो आपको प्रीशियस स्टोन की बात कर रहा है, सेमी प्रीशियस स्टोन की बात कर रहा है, वो सारे ज्वेलरी में आएंगे, चाहे वो किसी कपड़े के साथ, किसी फर्नीचर के साथ, किसी बर्तन के साथ जुड़े हुए हों चाहे नहीं जुड़े हों। तो यहाँ पे देखिए सेल ऑफ पर्सनल ज्वेल फॉर ₹3 करोड़ कैपिटल एसेट है। ठीक, सेल ऑफ, और देखिए ये पी का मतलब क्या है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। क्या है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। सेल ऑफ पेंटिंग बाय मिस जैकलिन फॉर ₹10 करोड़, ये भी कैपिटल एसेट है। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पज। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो आप, पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो। तो हम मूवेबल की बात कर रहे हैं, सॉरी हम इमूवेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि हमने क्या बोला था, कैपिटल एसेट में कौन सी नहीं आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल पर्पज के लिए हो। जबकि यहाँ पे कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर इसको बेचोगे तो कैपिटल एसेट होगी। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, देखिए रूरल एरिया में नहीं है,
अर्बन एरिया में है कैपिटल एसेट। अब देखिए क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में है लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट कहलाती है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं कहलाती, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट कहलाती है। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज परमानेंटली, इसका मतलब क्या है तो एग्रीकल्चर लैंड लेकिन उसका यूज़ क्या कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यूज ही नहीं हुआ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो इसका मतलब तब भी वो कैपिटल एसेट ट्रीट की जाएगी। अब देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड यूज परमानेंटली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लेकिन वो कहाँ पे है, यूरोप में यानी आउटसाइड इंडिया, तो तब भी वो कैपिटल एसेट कहलाएगी, क्योंकि इंडिया में होनी चाहिए एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ करनी चाहिए और रूरल एरिया में होनी चाहिए, तब जाके वो एग्जाम्प्ट होगी, नहीं तो वो सारे पार्ट में कैपिटल एसेट ही कहलाएगी। इस तरीके से एग्जाम्पल कवर दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है, लास्ट एग्जाम्पल है, डिटरमिन विच ऑफ द लैंड विल बी कैपिटल एसेट। अब ढंग से सुन लेना, देखिए ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि ए लैंड है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 9000, देखिए 10,000 से कम है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। अब देखिए ये बोल रहा है कि रूरल लैंड है या नहीं है और कैपिटल एसेट है या नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है याद रखना, ठीक है। यहाँ तक एक तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है कि रूरल लैंड है या नहीं है और ये कैपिटल एसेट है या नहीं है, और ये आंसर दे रखे हैं नीचे आपको, ठीक है। और देखिए ये शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो किससे बात कर रहा है, लोकल लिमिट से 1 किलोमीटर, लोकल लिमिट से 1.5, लोकल लिमिट से 2 किलोमीटर ऐसे बोल रहा है। तो आपको हमेशा कैसे करना है इसको, 0 से 2 ऐसे याद रख लीजिए, 0 से 6 और 0 से 8, ठीक है। जनरली ये अर्बन में आएगी, आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है पॉपुलेशन की 10,001 से लेके 1 लाख ऐसे याद रखना है, 1,01 से लेके 1,01 से लेके 10 लाख और मोर देन 10 लाख, जनरली आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी याद रख लेना कि ये किस में आएगी, अर्बन में आएगी, और इसके बाहर जो आएगी वो क्या आएगी, रूरल में आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है तो 0 से 2 में आ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सिर्फ 9,000 है, तो 10,001 से 1 लाख में नहीं आ रही, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये अर्बन लैंड नहीं है, ये रूरल लैंड है। तो हम क्या बोलेंगे, यस ये रूरल लैंड है। अब कैपिटल एसेट होगी या नहीं, तो अगर पॉपुलेशन मेरी क्या होती, 10,001 होती या 11,000 होती, 12 होती, 13 होती, 1 लाख तक होती, तो मैं क्या बोलता कि अर्बन लैंड है, तो मैं क्या बोलता रूरल लैंड, नो। लेकिन यहाँ पे यस क्यों बोला, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सिर्फ 9,000 ही है। अब अगला देखिए, पॉपुलेशन है 12,000 और देखिए शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस लिमिट से, लोकल लिमिट जो भी है यानी म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की जो भी लिमिट है वहाँ से 1.5 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए 1.5 इसी में आ रहा है और पॉपुलेशन भी इसमें आ रही है, तो इसका मतलब ये अर्बन लैंड है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो कि ये रूरल लैंड नहीं है क्योंकि ये अर्बन लैंड है। तो रूरल लैंड नहीं है तो कैपिटल एसेट लगेगी, यस, ठीक है। इस तरीके से सोच के चलते जाना है। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी है, 11 लाख है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस कितना आपका 2 किलोमीटर है। अब देखिए मैंने ये वापस बना दिया है वीडियो पॉज करके, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो जब भी मैं बताता रहूँ। तो देखिए पॉपुलेशन 11 लाख थी, मैंने ये बताया था, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। तो देखिए अब आप सोचिए कि पॉपुलेशन कितनी है 11 लाख, तो मोर देन 10 लाख वाली कैटेगरी में आ रही है, और ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि 0 से लेके 8 किलोमीटर। अब कई जने क्या सोचते हैं 2 किलोमीटर यहाँ आ रहा है, तो एक तरीके से क्या सोचेंगे कि यार ये 2 किलोमीटर इस वाले में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ये सोचना कि 0 से 8, 0 का मतलब क्या है, जो भी लोकल लिमिट का एंड है, जैसे मैंने क्या बताया था कि बीच में हम बोलते हैं म्यूनसिपलिटी है या कंटोनमेंट बोर्ड है, तो उसका ये वाला पार्ट ये लिमिट है। इससे बोल रहा है 0 से 2, तो ये 0 है, 0 से 2, फिर आपको बोलेगा ये वाला पार्ट, यानी ये 0 है, 0 से 6, फिर आपको बोलेगा ये वाला पूरा पार्ट, तो ये 0 है, 0 से 8 ऐसे देखना है। तो 0 से 8 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 10 लाख है। अगर मोर देन 10 लाख है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो अपना पार्ट है वो अर्बन लैंड की कैटेगरी में ही आ रहा है, रूरल लैंड में नहीं आ रहा। तो अर्बन लैंड में आ रहा है तो कैपिटल एसेट होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सोच के चलना है। अभी हटा देता हूँ एक बार। अब देखिए अगला वाला देखना, 80,000 है, लैंड डी की बोल रहा है, पॉपुलेशन कितनी है 80,000 और शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। तो आप देखिए 3 किलोमीटर तो इसमें आ रहा है 0 to 6, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी आ रही है 80, जबकि यहाँ पे कितनी है 1,01 से 10 लाख है, 1,01 से, तो 80,000 ही आ रही है। तो इसका मतलब ये अर्बन लैंड नहीं है और ये रूरल लैंड है। तो आपको मैंने बताया इस क्राइटेरिया में जब आ रहा है तो अर्बन लैंड है और नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो रूरल लैंड है, और रूरल लैंड होता है तो कैपिटल एसेट नहीं कहलाती।
अब रूरल लैंड याद रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो किस सेंस में पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए काम आ रहा है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तभी मैं पर्टिकुलर ये आपको आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए 3 लाख है, 4 किलोमीटर, नो, यस, आप करके देख लेना एक बार, नहीं समझ में आए कोई पूछ लेना। देखो मैं एक और आपको बताता हूँ, चलो ई वाला ये बता ही देता हूँ। 3 लाख दिख रही है आपको पॉपुलेशन, तो आपको पता है कि 1 लाख 1 से लेके 10 लाख के अंदर आ रही है, और शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस 4 किलोमीटर आ रहा है, मतलब 0 से 6 किलोमीटर के अंदर ही आ रहा है। तो आपको पता है कि ये कंडीशन भी पूरी हो रही है और ये भी हो रही है। जब दोनों हो रही है तो वो अर्बन लैंड है, इसका मतलब वो रूरल लैंड नहीं है। तो आप देख सकते हो रूरल लैंड नहीं है, इसका मतलब वो अर्बन लैंड है। अर्बन लैंड है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल एसेट होगी। तो जो भी रूरल लैंड नहीं है उस पर कैपिटल एसेट के पार्ट में क्या कर रखा होगा, यस, और जो रूरल लैंड है उस पर कैपिटल एसेट के पार्ट में क्या कर रखा होगा, नो। तो एक बार खुद करके देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात तो खुद जरूर करके देखना। अब देखिए बोला इलस्ट्रेशन, स्टेट वेदर द कैपिटल गेन विल अराइज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए ये भी सिंपल सा पार्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर ए ज्वेलरी डीलर। अब देखिए मैंने क्या बोला कि वेदर द कैपिटल गेन विल अराइज इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। देखिए इस पार्ट में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यस नहीं होगा, या नो होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर ए ज्वेलरी डीलर क्या कर रहा है, ज्वेलरी को खरीदने बेचने का काम कर रहा है, तो वो इसके स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये जनरली क्या आएगा, नो आएगा। कैपिटल गेन पूछा है ना, स्टेट वेदर द कैपिटल गेन विल अराइज, तो देखिए अब हम बोलेंगे फ़ायदा तो है, लेकिन वो किस में आएगा, पीजीबीपी वाले पार्ट में आएगा, कैपिटल गेन की इनकम में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, नो कर देंगे। इसको मैं सही कर दूंगा, ये यस को हटा के नो कर दूंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल फर्नीचर कार बाइक बाय मिस्टर बी, तो देखिए मैंने आपको बताया था पर्सनल फर्नीचर है, तो आपको पता है ये सारे के सारे जो फर्नीचर कार बाइक बोल रहा है ये मूवेबल है। अगर प्रॉपर्टी बेचता तो कैपिटल गेन का पार्ट आता, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये मूवेबल पार्ट है, प्रॉपर्टी इमूवेबल होती है। तो पर्सनल इफेक्ट में जो भी पार्ट देखेंगे वो मूवेबल देखेंगे और पर्सनल यूज के लिए देखेंगे। जो बाकी सारी चीज़ें दे रखी है, ज्वेलरी वेलरी ड्राइंग पेंटिंग, उनको छोड़ के याद रखना, उनको छोड़ के। तो ये फर्नीचर कार बाइक सिंपल सी चीज़ें, अगर इनको बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन नहीं होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, देखिए आ गया प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, उसको बेचने से जो प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल गेन का पार्ट है, यस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग मेड बाय ए पेंटर, अब देखिए ये बोल रहा है कि पेंटर क्या कर रहा है, ड्राइंग पेंटिंग बना रहा है, तो यस कैपिटल गेन वाले पार्ट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग बाय मिस्टर कौन है, पीसी, टू ए नेशनल म्यूजियम, देखिए ये बोल रहा है हाउ ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट टू नेशनल म्यूजियम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47। तो ये तो आगे कवर करेंगे, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको नो बोल दिया कि कैपिटल गेन में नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, तो हमें पता है कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हमने ऊपर कवर किया था, जो कि एक्सेप्शन वाले पार्ट में था, कैपिटल एसेट में कवर नहीं होता, तो नो बोलेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, इसको टाइप ऑफ कैपिटल एसेट का पार्ट है, इसको अगली वीडियो से कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट के पार्ट आ जाएंगे, फिर इसके बाद आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र का केस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको यहाँ तक का पार्ट और उसके बाद ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें नहीं आती शायद वो भी कवर करवा दूंगा, अगर नहीं होता तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र तक का आपका जो मेन पार्ट है वो तो कवर हो ही जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।